मैं मनीष जोशी संस्कृत अमृतवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहिएगा। आज हम चलते हैं एक नए विषय की ओर, संस्कृत व्याकरण की ओर चलेंगे। इतने दिन हमने साहित्य के बारे में जाना था, संस्कृत साहित्य कैसा होता है आप सब जानते हैं। जैसे कि कोई श्लोक लीजिए और श्लोक का अर्थ करके बताते हैं या श्लोक को हम समझाते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसको हम संस्कृत साहित्य कहेंगे। किसी कथा, कहानी या किसी काव्य को पढ़ते हैं उसे हम साहित्य कहते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। सबसे पहले संस्कृत के अर्थ को समझते हैं। संस्कृत क्या है, संस्कृत का अर्थ क्या है, संस्कृत शब्द या संस्कृत शब्द बना कैसे हैं, इसको हम जानते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। संस्कृत यह बना है सम उपसर्ग लगने के कारण, प्रारंभिक में सम उपसर्ग लगता है और उसके बाद में एक क्री धातु और इसमें त प्रत्यय जुड़ने के कारण यह शब्द जो है बनता है संस्कृत। इस प्रकार का यह शब्द जुड़ता है जिसका अर्थ होता है, क्री का अर्थ होता है, क्री धातु है, क्री धातु का अर्थ होता है किया गया या किसी को बनाया गया अच्छी तरह। अब यहाँ पर सम का अर्थ होगा अच्छी तरह से, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से। तो जो है एक भूतकालवाचक प्रत्यय है जो कि जुड़ करके हो जाएगा किया गया, अच्छी तरह से बनाया हुआ या अच्छी तरह से किया हुआ। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। हम इसको साहित्यिक अर्थ में लेंगे तो यही अर्थ बनेगा कि अच्छी तरह से किसी को बनाने के लिए या अच्छी तरह किसी को बताने के लिए किया गया प्रयास। इसी प्रकार से इसका अर्थ यह हो जाता है। फिर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है व्याकरण। व्याकरण के अर्थ को भी हम समझ लेते हैं। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण का एक सूत्र है कि व्याक्रियते इति व्याकरणः। व्याक्रियते इति व्याकरणः का अर्थ बनेगा जिसकी व्याख्या की जा सकती है वही व्याकरण है। जहां हम पढ़ रहे थे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह तो हमने पढ़ लिया, इसके अर्थ को भी हमने समझ लिया, यहाँ तक तो साहित्य। लेकिन गुरु ब्रह्मा बना कैसे, यह जुड़ा कैसे, इसका अर्थ किस प्रकार से ऐसा हुआ, यही क्या है? व्याकरण है। इस श्लोक के अर्थ की हमने क्या की? व्याख्या की। इसीलिए यह संस्कृत व्याकरण को यह कहेंगे कि व्याख्या जहाँ पर किसी की जाए, चाहे वह कथा हो, चाहे कहानी हो, चाहे वह काव्य हो, किसी की भी हम व्याख्या करते हैं उसी को हम कहते हैं व्याकरण। इसको भी बनाते हैं या इसके अर्थ को भी समझते हैं। व्याकरण क्या अर्थ होगा? वी उपसर्ग लगने पर आंग उपसर्ग फिर जुड़ता है इसमें, और क्री धातु है और ल्युट् प्रत्यय लगने के कारण, ल्युट् प्रत्यय लगने के कारण यह बनता है व्याकरण। हम यहाँ पर वी, आंग, धनक्री, धनल्युट् ऐसा शब्द जुड़ने के बाद में एक शब्द बनता है व्याकरण। व्याकरणम ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, वी, आंग, क्री, ल्युट् इसका अर्थ है व्याकरण। और इसका अर्थ जो है वह बनता है, इसका अर्थ बन जाता है किसी की व्याख्या करना, किसी की भी व्याख्या करना, किसी को तोड़ना और उसको फिर जोड़ना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वह है वर्ण विचार। वर्ण है क्या? सबसे पहले संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला जो भाग है वह है वर्ण। और वर्ण किसे कहेंगे? हमारे मुख से, मनुष्य मात्र के मुख से जो भी उच्चारित शब्द या वर्ण या ध्वनि हो
मनुष्य मात्र के मुख से, इसकी जो परिभाषा जो बनेगी वह यह बनेगी, वर्ण विचार, वर्ण की जो परिभाषा बनेगी वह बनेगी मनुष्य मात्र के मुख से उच्चारित ध्वनि वर्ण कहलाती है। हम यहाँ वर्ण विचार पढ़ेंगे या फिर इसको अक्षर भी कहते हैं, अक्षर परिचय, ऐसा मैं लिख देता हूं, अक्षर परिचय। अब वर्ण और अक्षर एक ही बात है, आपके दिमाग में आ गया होगा। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अक्षर किसे कहेंगे? अ, आ, ई, क, ख, ग, घ तक जो भी अक्षर होते हैं वह सब वर्ण होते हैं या अक्षर कहलाते हैं। अब इसकी हम परिभाषा जानते हैं, परिभाषा समझने की प्रयास करते हैं। हमारे मुख से, मनुष्य मात्र के मुख से उच्चरित ध्वनि वर्ण कहलाती है, यह तो आप समझ गए हैं। अक्षर का एक व्याकरण निष्ठ हम देखें, न क्षरति इति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका क्षरण नहीं होता है वही है अक्षर, अर्थात जिसका कभी भी क्षरण, जिसको कभी मिटाया नहीं जा सके वह होता है अक्षर। यहाँ पर हम जो हैं इसको एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। न क्षरति, नहीं मिटाया जा सके वह है अक्षर। अक्षर कभी नहीं मिटता है। एक बार यदि आपके मुख से जो ध्वनि निकल गई वह कभी भी मिटती नहीं है, फिर कभी आपके मुख पर नहीं आती है। वह ध्वनि इस वायुमंडल में कहीं ना कहीं गुंजायमान अवश्य होती है। इसीलिए कहते हैं कि लोग कि मंत्र पढ़िए, मंत्र में बहुत ताकत होती है, क्योंकि वह मंत्र होते हैं, मंत्र पढ़ने के बाद में वह वायुमंडल में पहुंचते हैं। बड़े बड़े पंडित, महात्मा, विद्वान लोग जब मंत्र उच्चारण करते हैं और मंत्र के उच्चारण मात्र से जब कोई क्रियाकलाप, हमारी मनोकामना जब सफल हो जाती है तो वह इसी प्रकार होती है कि हमारा जो अक्षर है, हमारी जो ध्वनि है वह वायुमंडल तक पहुंची और प्रकृति तक पहुंची और प्रकृति ने हमको वह वरदान दे दिया। चलिए आइए, अर्थात अक्षर कभी भी मिटते नहीं हैं, यही इसकी एक मुख्य परिभाषा है। आइए हम अक्षर और वर्ण विचार को समझते हैं। अक्षर और वर्ण विचार में हम सबसे पहले यही प्रश्न करेंगे, या सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं या अक्षर होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला यही प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का जवाब है, इस प्रश्न का जवाब है 2 प्रकार के होते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। मैं यहां लिख देता हूं स्वर और व्यंजन। आपने पढ़ा होंगे, आपने स्वयं बचपन से पढ़े होंगे और बचपन से हम इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा हम इसको अलग प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि आपने वह हिंदी के हिसाब से पढ़ा होगा। चलिए आइए इसको समझते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं में राजा होते हैं वही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जो स्वयं अपने आप में राजा होते हैं, स्वयं अपने आप में सिद्ध होते हैं, वह स्वर कहलाते हैं, तो इसे स्वर कहते हैं। और जो दूसरों के भरोसे बैठते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता लेकर के चलते हैं, वह कहलाते हैं व्यंजन। यहां मैं लिख देता हूं स्वयं राजन्ते इति स्वराः। देखिए, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण में हर चीज की व्याख्या की जाती है। व्याख्या ही व्याकरण है, तो हमें स्वर की भी व्याख्या करनी होगी, अर्थात स्वर की भी परिभाषा हमें समझनी होगी। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो अपने आप में राजा होता है वही स्वर कहलाता है। स्वर जो हैं अ, आ, ई, इस प्रकार से हमने पढ़े होंगे, लेकिन मूल स्वर जो होते हैं या मूलतः, या हम कहें कि विशिष्ट प्रकार से या मूल रूप से जो स्वर होते हैं वह कितने होते हैं? 9 होते हैं। हमने
हिंदी में अलग प्रकार से पढ़े होंगे, यहाँ पर हम देखेंगे संस्कृत के अनुसार अ, ई, उ, री और री, ए, आई, यहाँ लिख दे रहा हूँ ओ और औ। ये इतने प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं, 9 ही स्वर वर्ण होते हैं। इसके बाद में अ और अ जुड़ता है तो यह आ बन जाता है, ई और ई जुड़ता है तो बड़ी ई बन जाती है, उ और उ जुड़ने पर बड़ा उ, और री, ऋषि डबल जुड़ने पर या दोबारा एक ऋषि और आने पर यह बड़ा री ऋषि बन जाता है। इस प्रकार से यह 13 स्वर वर्ण बन जाते हैं। लेकिन हम यदि बात करें मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर होते हैं 9। मूल स्वर जो होते हैं वह 9 होते हैं, बाकी देखे जाए तो यह 13 स्वर वर्ण होते हैं। आइए व्यंजन की बात करते हैं। उससे पहले स्वर वर्ण का एक नाम और है, वह भी मैं आपको बता देता हूं कि स्वर वर्ण का एक नाम और है, वह है अच। उसको हम क्या कहेंगे, अच। शास्त्रीय भाषा में हम इसको कहेंगे अच, अर्थात माहेश्वरी सूत्र से इसको यदि हम पुकारेंगे, स्वर वर्ण को माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार क्या कहा जाता है तो अच भी कहा जाता है, या स्वर वर्ण को अच वर्ण भी कहते हैं। स्वर वर्ण को अच वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन व्यंजन वर्ण की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण में अन्वक भवति इति व्यंजनः। अन्वक भवति अर्थात जो किसी की सहायता के बिना नहीं चल सकता हो, जिसको बैसाखी की सहायता पड़ती है, वह होता है व्यंजन। अर्थात व्यंजन जो है वह स्वर की सहायता से ही चलता है। जैसे कि हम यहाँ पर क लिखें तो आप क का उच्चारण कीजिएगा, क में अ भी मिला हुआ आपको दिखाई देगा, अर्थात क बोलते ही हमें अ भी सुनाई पड़ेगा। क स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात स्वयं में जो राजा होता है वह स्वर होता है, और जो किसी के पीछे पीछे चलता है, किसी की बैसाखी लेकर चलता है, किसी का हाथ पकड़ कर चलता है, वह होता है व्यंजन। अब व्यंजन होते कितने हैं, स्वर 9 होते थे, यहाँ पर व्यंजन जो है 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। हम यहाँ पर जानेंगे व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म और य र ल व श श श ह। इस प्रकार से यह 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। और इन व्यंजन वर्णों को जो है स्वरों की सहायता के बिना हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो इनको जो लिखने का जो संस्कृत में जो नियम है वह है हलंत के द्वारा दर्शाया गया, अर्थात बिना हलंत के हम इनको नहीं लिखेंगे। यदि लिखेंगे तो वह गलत माना जाएगा। इसीलिए व्यंजन वर्णों के नीचे इस प्रकार से हलंत अवश्य लगाए। पूरी संस्कृत में आप ऐसे ही स्वर वर्ण को या व्यंजन वर्ण को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे।